में जो है वो अगर मैं लाइट करके दिखाऊं, ये लाइट है, तो कौन सी आपके लिए सूटेबल है? डार्क डार्क डार्क, ओके, ब्लैक, ओके, डार्क स्क्रीन, ठीक है। हम वापसी डार्क पे आ जाते हैं। मैं बस आप लोगों की सहूलत के लिए देखना चाहता क्योंकि हाँ, क्योंकि वजह ये है कि कोड आप लोगों ने देखना होता है और मुझे तो करने में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को सही दिखना चाहिए। अच्छा, हमारी जो रूल्स थे उन रूल्स को भी खोलना पड़ेगा। हमारे जो रूल्स थे उन पे आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। डूज जो कर सकते हैं, मेक अ काउंटर लाइक एन इमेज, इमेज पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें CSS शामिल नहीं थी, इमेज का मतलब था इस तरह का, ठीक है, CSS शामिल नहीं है इसमें, अच्छा ठीक है। अच्छा, मेक 3 बटन, इंक्रीज डिक्रीज एंड रीसेट, नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं था, ठीक है। ऑन इंक्रीज बटन पे क्लिक होने पे काउंटर इंक्रीज होगा, डिक्रीज पे क्लिक होने पे डिक्रीज हो जाएगा और रीसेट के क्लिक होने पे रीसेट 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो आप नहीं कर सकते थे वो ये थे डोंट्स। यू कांट यूज मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्लास नेम, आईडी, एलिमेंट नेम यूज नहीं कर सकते थे फंक्शन में। बटन्स के लिए, ओनली बटन्स के लिए था ये। रिजल्ट दिखाने के लिए तो दिखाना ही है आपको, जाहिर सी बात है। यू कांट यूज मोर देन वन इफ, यू कांट यूज मोर देन वन एल्स इफ, एंड यू कांट यूज एल्स। और मेरी तरफ से जो हिंट था वो रिटर्न कीवर्ड था, इंतहाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिटर्न। PHP में भी यही इस्तेमाल किया जाता है, जावास्क्रिप्ट में भी यही इस्तेमाल किया जाता है। रिटर्न अपने नाम से पहचाना जाता है। रिटर्न ने इतनी तरक्की की है कि रिटर्न कीवर्ड अपने नाम से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहचाना जाता है। जावा में चले जाएं, रिटर्न पहचाना जाता है। आप C# में चले जाएं, रिटर्न अपने नाम से पहचाना जाता है। आप डार्ट में चले जाएं, डार्ट लैंग्वेज में चले जाएं, रिटर्न अपने नाम से पहचाना जाता है। आप स्विफ्ट में चले जाएं, रिटर्न अपने नाम से पहचाना जाता है। ये जो रिटर्न कीवर्ड है, C++ में चले जाएं, ये भी अपने नाम से पहचाना जाता है। रिटर्न ने इतना नाम कमाया, आपने क्या किया है? हैं? आपने क्या किया अम्मा अब्बा का पैसा उड़ाने के अलावा? रिटर्न ने तो इतना नाम कमाया कि इतनी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नाम कमा लिया उसने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें कि इंशाल्लाह हम भी इतना ही नाम कमाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, पहला एक हम डिव रख लेते हैं नॉर्मल सा, या H1 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे, बड़ा बड़ा दिखेगा हमें काउंटर, ठीक है। और इसकी आईडी दे देते हैं काउंटर, और ये आईडी देना इसको दे सकते हैं लेकिन बटन्स को नहीं दे सकते क्योंकि बटन्स पे फंक्शन अप्लाई होने वाला था। और हमें 3 बटन रखने हैं, ठीक है, बटन। और इसके अंदर हम रखेंगे ना कोई आईडी ना कुछ, और ऑन क्लिक पे एक ही फंक्शन कॉल कराना है हमें। और जैसा कि हमने बताया था, कोई भी फंक्शन बना लेते हैं हम, जैसे फंक्शन का नाम कोई अच्छा सा रख देते हैं, ऑन क्लिक ही रख लेते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये 3 बटन आ गए, इंक्रीज, CREAS, ES, CREAS, ठीक है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया एंड रीसेट हो गया, रीसेट। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोग कितना VS कोड पे काम कर रहे हैं, एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ। अल्टर अप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अल्टर डाउन करेंगे की एरो कीज के साथ, अल्टर प्लस एरो की, जो आपकी एरोज होती हैं टॉप एंड बॉटम के लिए, उसके साथ आप इसको ऊपर कर सकते हैं, पूरी लाइन का कोड आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ से इसको लेके जा रहा हूँ अप करके अल्टर के साथ, और नीचे लेके आ रहा हूँ, तो हमारे पास ऑप्शन के साथ होता है और विंडोज़ के अंदर अल्ट के साथ होता होगा कि अल्ट प्लस प्लस एरो, एरो, एरो की अप और डाउन, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की है। आपके साथ कंट्रोल का भी इस्तेमाल होता है, ओके। हमारे पास जहाँ ऑप्शन का इस्तेमाल होता है विंडोज़ के अंदर, अल्टर का इस्तेमाल होता है, आपके पास कंट्रोल शिफ्ट है, ठीक है।
फिर मैक का और इसका अलग अलग होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स रहीम, क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया विंडोज़ के ऊपर, तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको बंद कर देते हैं, चलो वही जाओ। स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब तो ये स्क्रिप्ट लिखना तो हमें ख्वाब में भी आता होगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम हमने रखा है ऑन क्लिक, और इसको ऑन क्लिक कर लेते हैं, CLIC क्लिक। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम इसमें पैराम पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं इंक्रीज, हम कर सकते हैं, और इंक्रीज। ठीक है, ये तरीका आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इस पे तो पाबंदी नहीं है, एक ही फंक्शन यूज करना है हमें। कोई बताए यहाँ क्या गलती हो रही है? रेड ये दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? जल्दी से बता दें आप लोग। रीसेट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल स्ट्रिंग लगेगा, ओके, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि बाहर हमने डबल कोट्स लगाए हैं, तो अंदर सिंगल लगेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर भी डबल लगाएं और अंदर भी डबल लगा दें। ठीक है, तो अगर आपने बाहर डबल लगाए तो अंदर सिंगल आएगा, और अगर बाहर सिंगल लगाएं तो अंदर डबल आएगा। ठीक है, याद दहानी के लिए मैं देखना चाह रहा था कि किस किस को याद है। गुड, अच्छी बात है, याद रखने वाली चीज़ें। अब आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर लें, जैसे कि टाइप। ठीक है, और अब आपको क्या लगाना है, एक इफ़ लगा सकते हैं। इफ़ लगाने का तरीका बिल्कुल आसान, इफ़ लिखा, राउंड ब्रैकेट्स दिए, ब्रैकेट में आपने टाइप रखा, टाइप के साथ आपने ये डबल इक्वल टू, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, हमने इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया। ठीक है, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो दोनों की वैल्यूज़ को चेक करता है, उनकी डेटा टाइप्स को चेक नहीं करता, हमें पता है, हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं कि डबल इक्वल टू दो चीज़ों को मैच करता है, उनकी वैल्यू को मैच करता है। अगर एक तरफ इंट है, दूसरी तरफ स्ट्रिंग है, और उनकी वैल्यू सेम है, तब भी वो मैच कर देगा। उसको टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता डबल इक्वल टू को, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। अगर ये इंक्रीज़ है, अगर ये इंक्रीज़ है, तो हमारे पास क्या कोड होगा? तो हमारे पास कोड करना है हमें, ओह! इसको डिक्रीज़ नहीं किया मैंने, ये डिक्रीज़, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ है, तो हमें क्या करना है? हमें डॉक्यूमेंट को उठा लेना है, रिज़ल्ट कर लेते हैं इसको। रिज़ल्ट इक्वल टू लेट, रिज़ल्ट उठा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके अंदर हमें रिज़ल्ट पास करना है, उसका नाम है काउंटर। ठीक है, ये काउंटर का पूरा डिव उठ के हमारे पास किस में आ गया, ये पूरा उठ के किस में आ गया, इस वेरिएबल में आ गया। ठीक है, और ये लेट क्यों डिफाइन किया मैंने, क्योंकि लेट का स्कोप जो होता है वो कर्ली ब्रेसिस के दरमियान होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वार भी यूज़ कर सकता था, और मैंने यहाँ लेट भी यूज़ कर सकता था। ठीक है, तो मैंने लेट यूज़ कर लिया, क्योंकि लेट का स्कोप जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान होता है। अगर मैं वार यूज़ करता तो वार का स्कोप जो है वो फंक्शन के अंदर होता है, यहाँ से फंक्शन के यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर मैं लेट को यहाँ डिफाइन करूँगा, तो वो दूसरे इफ़ के बाहर नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेट को यहाँ डिफाइन करूँगा, तो वो मुझे इसके अंदर भी मिलेगा और इसके यहाँ भी मिलेगा। अगर मैं वार को यहाँ डिफाइन करता हूँ, तो वो मुझे यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो वार का मतलब है फंक्शन, और लेट का मतलब है ब्रैकेट्स के स्कोप। ठीक है, अब वो ब्रैकेट इफ का भी हो सकता है, फोर का भी हो सकता है, वाइल का भी हो सकता है, डू वाइल का भी हो सकता है, और बाकी और चीज़ें जो आती हैं उन सब का हो सकता है, फंक्शन का भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट आ गया हमारे पास, अब क्या करना है, रिजल्ट को करते हैं, रिजल्ट में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू को, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, मुझे तो अभी याद आया। अच्छा, अपने काम के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर देते हो, मैं एक रूल भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे मैसेज नहीं करते। वाह, कितने चालाक बच्चे हैं।
मैंने कल एक और मुझे रूल बताया था कल, जब मैं असाइनमेंट दे रहा था वो मैं यहाँ लिखना भूल गया कि आप प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही चालाकी से काम लिया बच्चों तुम लोगों ने। अजय क्या कह रहे हो? यार कोई मारिज अहमद का मसला बता सकता है कि वो कंप्यूटर में क्लास ले रहे हैं और फुल स्क्रीन कैसे करें वो मेरे कोड को? बस आज की क्लास के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर ले मारिज अहमद, और जो है ना वो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यूट्यूब पे होगी तो आप उसको फुल स्क्रीन कर सकेंगे। ठीक है? अच्छा सर, आपने कहा था फंक्शन में आईडी यूज़ नहीं करनी। आईडी से मुराद मेरा था रिजल्ट के लिए आईडी यूज़ नहीं करनी थी, बटन्स के ऊपर आईडी यूज़ नहीं करनी थी ताकि आप जो है वो पैराम में फंक्शन को पास करें। ओके, अगर बिलाल अंसारी अगर फुल नहीं होती तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यूट्यूब पे होगी फिर तो आप फुल कर सकते हैं। हाँ शायद ये वाली के अंदर आ रहा है फुल स्क्रीन का ऑप्शन, यहाँ पे शायद कह रहे हैं। मोहम्मद उमर बता रहे हैं कि आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शायद आपके पास जो है ना वो फुल स्क्रीन का ये आ रहा, फुल स्क्रीन का ऑप्शन, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है ना ये जाके यहाँ से आप मैसेजेस काट देंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है आपका फुल स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, अच्छा मेरा मकसद था कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, आप प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और वो मैं रूल लिखना भूल गया। शिट, बचत हो गई आप लोगों की बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा बचत हो गई, वरना प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अब हम पता है क्या करते हैं, मैं आपको जो है ना वो पहले ये समझा देता हूँ, फिर आपको और तरीकों से समझाऊँगा। अब जो है इसको करेंगे +1, लेकिन +1 करने के लिए इसमें 2-3 मसले हैं कि क्यों, पहले देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। हम तो करे चले आ रहे हैं, आउटपुट देख ही नहीं रहे, पहले आउटपुट देखते हैं फिर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है? और इसको अ, ठीक, ये हम पहले इसको खोल लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या-क्या एरर आ रहा है, पहले इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, इंक्रीज़ पे क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ऑन क्लिक का फंक्शन है, टाइप हमने चेक किए इंक्रीज़ है और वो इंक्रीज़ के अंदर आया नहीं और कुछ भी नहीं हुआ। अब चेक, अब हमें डिबग करना है, ये प्रोसेस कहलाता है। देखिए मैंने काम लिखा, मैंने एक एचटीएमएल लिखी, मैंने 3 बटन लगाए, तीनों बटन पे मैंने जो है वो एक फ़ंक्शन पास किया, फ़ंक्शन को एक पैरामीटर पास किया, पैरामीटर की एक वैल्यू पास कर दी और यहाँ पे फ़ंक्शन बनाया स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट के अंदर आके ऑन क्लिक के नाम का, इस नाम से, और वो फ़ंक्शन जो है वो इन तीनों में कॉल हो रहा है। फिर मैंने जो है वो रिज़ल्ट को उठाया आईडी से, ठीक है, आईडी से गेट किया, गेट करके एक वेरिएबल में रखा और यहाँ पे आके इफ में चेक कराया कि जो ये टाइप वेरिएबल है वो इंक्रीज हो तो उसके रिजल्ट के अंदर वैल्यू को अपडेट कर दो, वैल्यू की जगह आएगा इनर एचटीएमएल, सॉरी। ठीक है, और इसकी भी इनर एचटीएमएल उठा के और इसमें करते हैं। अब इसको जो है वो सेव करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये 1 1 1 1 1 1 1 ऐड नहीं हो रहा, कॉन्कैटिनेट हो रहा है। अब ये मसला हम लोगों को पता है, कौन बताएगा, फटाफट बताओ, ये मसला क्लास में पढ़ा चुका है। जी हाँ, इनर एचटीएमएल यूज कर लिया मैंने। ये फटाफट बताओ कि ये चिपक क्यों रहे, कॉन्कैटिनेट क्यों रहे? पार्ट्स फ्लोट, गलत जवाब, पार्ट्स फ्लोट नहीं करना मुझे, पार्ट्स करना है। पार्ट्स क्या करना है, इंट या फ्लोट? नंबर, नंबर पार्ट्स नहीं होता कोई भी, पार्ट्स इंट होगा या पार्ट्स फ्लोट होगा।
ठीक है, हमने इसको क्यों, हम इसको फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि फ्लोट जब करेंगे तो उसके साथ डॉट के बाद 0 आएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि फ्लोट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, ठीक है ना, तो हमें पता है इंटीजर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको करेंगे पार्ट्स इंट, अगर मैं क्लास में लेट आने पे है ना 50 रुपये फाइन रख दूँ ना, तो पैसा ही पैसा होगा, है भाई, पैसा ही पैसा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। चाय, हाँ ये सही है, मेरे पास चाय बहुत सारी हो जाएंगी भाई जमा, चाय ले सकते हैं। नहीं, ये मेरे पास टाइम नहीं है इतना मेम्स देखने का, लेकिन कुछ कुछ गुजर ही जाते हैं नज़र से। अच्छा, वापसी आते हैं क्लास की तरफ। और इंक्रीज करा हो गया, परसेंट करके चेक कर लिया हमने, चेक कर लिया नहीं किया, चेक कर लेते हैं भाई। परसेंट करके देखा, इंक्रीज करा 0, ओ ओ ओ ओ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रिफ्रेश करते हैं, फिर दोबारा इंक्रीज करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब बताओ फटाफट। क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। ओके, क्या गलती कर रहे हैं फटाफट बताओ। इनर एचटीएमएल को पार्ट्स इंट करके और +1 कर दिया। ओके, पार्ट्स इंट करके कंट्रोल कर लेते हैं। रिजल्ट को पार्स इंट नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल करके देखेंगे हम। कंसोल डॉट लॉग, ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई नेमत है हमारे लिए कि जब भी हम फंसते हैं ये कंसोल डॉट लॉग हमारी मदद को आन पहुंचता है। ठीक है, इसका जितना भी शुक्र अदा करो कम है। ना, नॉट एंड नंबर। वजह इसकी ये है क्योंकि इसमें से जो वैल्यू निकल के आ रही है अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये नॉट अ नंबर बन रहा है। अब ये 0 है, इंक्रीज करेंगे तो अब ये इजीली इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसकी वजह बताता हूँ। ये मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो हमारे पास पार्ट्स इंट करने से पहले वैल्यू उठा के देखते हैं। ठीक है, कंसोल करता हूँ सिंपल, कंसोल किया तो मेरे पास क्या आया, ये एम्प्टी, कुछ भी नहीं। जब उसमें से इनर एचटीएमएल में से एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है और आप एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे, जब आप एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे तो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग कभी भी 0 में कन्वर्ट नहीं होगा पार्सिंग करते वक्त। वो आपको कहेगा नॉट अ नंबर, जो आप पार्स कर रहे हो वो नंबर नहीं है। एन ए एन, एन ए एन, एन छोटा ए और फिर एन, नॉट अ नंबर कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन ए एन, एन ए एन, नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। ठीक है, और इसने कोई तरक्की नहीं करी, ये नॉट अ नंबर सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक की हद तक महदूद है। ठीक है, और अब आते हैं इसकी तरफ। अब हम जब अगर इसमें 0 पास कर देते हैं पहली फुर्सत से, वो वाला तरीका भी समझाता हूँ कि अगर नॉट अ नंबर होगा तो फिर कैसे टैकल करना है। ठीक है, अ, हुआ, रिफ्रेश करते हैं और इंक्रीज करते हैं। वाह, ये तो हो रहा है। अब आते हैं दूसरी, अब मैं एज इफ लगा सकता हूँ। जी हाँ, मैं एज इफ लगा सकता हूँ, ये तो हमारी शराइत के बिल्कुल एन मुताबिक है। अब आते हैं इंक्रीज, अब देखते हैं डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज की स्पेलिंग को चेक करते हैं। चेक करने का तरीका, जैसा आपने सिलेक्ट करना है ऊपर वाली ऑटो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो अब से मुझे पता चल गया मेरी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इसकी बॉडी को स्टार्ट करते हैं। बॉडी का मतलब है मल्टीपल स्टेटमेंट जो आप दे सकते हैं एल्स इफ एल्स के अंदर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे और इसको क्या कर देंगे -1, प्लस की जगह डिक्रीज़ हो रहा है तो -1 कर देंगे। डिक्रीज़ करके देखते हैं, -1, 2, 3, 4, 5, 6 इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है। वेरी वेल, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था। हाँ, मैंने आप लोगों को इजाज़त दी आज की क्लास रिकॉर्ड करके, मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिएगा अपलोड करके, और ताकि मैं यूट्यूब पे लगा दूँ, और यूट्यूब पे लगा के मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा। और क्योंकि मेरा अभी जो चैनल पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जो है ना वो एक्सेस अप्रूव नहीं हुआ, तो जैसे ही मेरा एक्सेस अप्रूव होगा तो मैं आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है ना यूट्यूब के ऊपर ही करेंगे, तो फिर आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नए रूल्स आने वाले हैं क्लास के, जिसमें जो है ना वो थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाएगी आप लोगों को, और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह अगली दफ़ा सब सेट हो जाएगा। ओके, जी जी बिल्कुल, दोबारा अभी अभी हम अभी तो शुरुआत है, अभी इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे पूरे असाइनमेंट को। मारिज आपसे कह रहा हूँ मैं, अभी इसको मैंने कंफ्यूज कर दिया। किस बात पे कंफ्यूज किया मैंने शहरयार? मैंने क्या मना किया था आपको राहीम? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, प्लस कर रहे हैं, हाँ हाँ, मैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की तरफ आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, मैंने मना किया था, मैं उस वाले टॉपिक पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, पहले एक एक करके समझाऊंगा ना चीज़ों को, अगर मैं अभी यहाँ पे वही वाली एटम पे आ जाऊँ तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, आता हूँ मैं, अभी हमने प्लस कर लिया। अभी हमारी एक शराइत टूट रही है जिसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाली है। कौन आ रहा है ये? फिर पहले तो व्हाट्सएप बंद करते हैं, टू टू की आवाज़ें निकाल रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें करना है रीसेट। अब इसकी तीसरी शर्त ये थी हमारी कि इसके अंदर एल्स नहीं लगा सकते। तीसरी शर्त ये थी कि हम इसमें एल्स नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। आ रहा हूँ, रिटर्न कीवर्ड की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब रीसेट के अंदर क्या करना था हमें, हमें इसकी वैल्यू को 0 करना था। तो पहले इफ चलेगा, इफ चल जाएगा, फिर अगर एल्स में आएगा तो एल्स चल जाएगा, और इसमें आएगा तो ये चल जाएगा। करके देख लेते हैं हम। अब आएगा मसला, इंक्रीज नहीं हो रहा, अरे भाई डिक्रीज कर रहा हूँ ये भी नहीं हो रहा, रीसेट कर रहा हूँ ये भी नहीं हो रहा, वजह बताओ क्यों नहीं हो रहा? कौन वजह बताएगा? मैं ये नहीं पूछ रहा क्या लगेगा, मुझे वजह बताओगे क्यों लगेगा, क्यों मेरी वैल्यू हमेशा 0 हो रही है? मेरी वैल्यू हमेशा 0 क्यों हो रही है? अभी तो काम कर रही थी। ओके, कोड दिखा देते हैं आपको, मैं यहाँ मैसेज पढ़ने आया था। कोड दिखाएं बगैर इफ एल्स कर रहे, ये लो भाई कोड देख लो आराम से, और बताओ, मुझे समझाओ, वरना फिर मैं समझाता हूँ, मुझे तो समझाना ही पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है। देख लिया कोड? अच्छा, सबसे लास्ट में मैंने 0 किया है। ओवरराइड, ओवरराइड बिल्कुल सही वर्ड था रविशंकर की तरफ से। ओवरराइड, ओवरराइड
एक चीज पे दोबारा लिख देना, ये असल वर्ड है। अब इसको दिमाग में सोचो, मेरी पहली क्लास जब मैंने एचटीएमएल पढ़ाई, मैंने बताया जाओ फ्लैशबैक में जाओ, फ्लैशबैक में याद करो वो काले से जो है ना वो आपको धुंधली धुंधली यादें आ रही होंगी, ठीक है, जो आप लोग भूल गए हो। मैंने आपको पढ़ाया कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिख लो, कंप्यूटर को कुछ भी बताना हो प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो जब भी कंप्यूटर को दोगे तो वो इंग्लिश की तरह पढ़ेगा, टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, ऐसा ही है। तो जब वो टॉप से शुरू करेगा तो पहले पहली लाइन पढ़ेगा, लेफ्ट से राइट तक पढ़ेगा, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर लेफ्ट से राइट तक पढ़ेगा, फिर तीसरी लाइन पे आएगा, लेफ्ट से राइट तक पढ़ेगा, एंड करते करते पूरी फाइल को रीड करेगा। ये बात हमारी हो चुकी है और हमारे जहनों में ये बात बिल्कुल क्लियर है और याद भी आ गई फटाफट, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोगों ने ये बात तो देखी है कि अगर मैं ए को 5 असाइन कर देता हूँ और फिर नीचे ए की वैल्यू अपडेट करता हूँ, तो जो आखिर में वैल्यू होती है वही हमेशा जो है वो ए की डिस्प्ले होती है। ऐसा ही है ना, कि मैं अगर ए को यहाँ पे 5 असाइन करता हूँ और फिर मैं ए को ही जो है वो 10 असाइन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को कंसोल कराऊंगा ना, तो मेरे पास आंसर आएगा 10। वजह, ए की वैल्यू को यहाँ इस लाइन के ऊपर ओवरराइड कर दिया। सेम थिंग हमने यहाँ पे करी है, सेम चीज हमने यहाँ करी है। रिजल्ट हमने उठाया, फंक्शन में आया, टॉप से फंक्शन में घुसा, रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पे रखा, फिर उसने इफ को चेक करा, मैंने इंक्रीज का बटन दबाया, इंक्रीज का बटन दबाया, उसने वैल्यू उठाई, पार्स इंट करी, उसमें +1 करा और इनर एचटीएमएल को अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया। क्योंकि मेरा कोड इफ में आ चुका था तो एल्स को रीड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इफ और एल्स का मतलब यही होता है कि एक को रीड करो, अगर एक ट्रू हो जाए तो दूसरे में जाना ही नहीं है। तो वो इस कंडीशन को कभी भी चेक ही नहीं करेगा, वो चेक नहीं करेगा, वो यहाँ पे इफ इसको ख़त्म करेगा, इसके बाद वाली लाइन यहाँ से रीड करेगा, ये एम्प्टी लाइन है। फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे दोबारा उठाएगा रिजल्ट को, रिजल्ट के अंदर एचटीएमएल को वापसी 0 पुट कर देगा। अच्छा जी, तो जब इंक्रीज इंक्रीज का बटन दबाया तो उसने इनर एचटीएमएल में पहले 1 डाला और फिर 0 डाल दिया, लेकिन इतना फास्ट डाला कि मेरी आई कैचिंग नहीं हो सकी, ठीक है, मेरी आई कैचिंग नहीं हो सकी। अब मैंने डिक्रीज पे क्लिक किया, वो डिक्रीज में यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने जो है वो अपना एलिमेंट उठाया हुआ था जिसमें हमने रिजल्ट रखना था, उसने इफ को चेक किया, इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, जैसी फॉल्स हुई तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो एज इफ पे आ जाएगा, एज इफ की कंडीशन को चेक करेगा, एज इफ की कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि मैंने डिक्रीज का बटन दबाया। जैसे ही मैंने डिक्रीज का बटन दबाया उसने उसको -1 किया, -1 करके उसने रिजल्ट की इनर एस्टिमेट को अपडेट किया, अपडेट करके वो नीचे लाइन पे आया, उसने ये वाली लाइन देखी, ये वाली लाइन देखी तो उसने फिर उसको अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया तो उसने पहले -1 किया था लेकिन फिर उसने रीसेट 0 कर दिया। उसने इतना फास्ट किया कि मेरी आई कैचिंग ही नहीं बनी, मेरी आंख से दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले उसको अपडेट करता है और फिर नीचे चला जाता है, वो इफ में आता है फिर अपडेट करता है फिर नीचे चले जाता है, फिर वो एल्स में आता है फिर अपडेट करता है फिर नीचे जाता है। अरे भाई ये बार बार नीचे जा रहा है, इसलिए तो ये अपडेट कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा मुझे। या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको जो है ना वो एल्स में लिख दूं और ये मेरा काम जो है ना वो पप्पू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे और रीसेट करेंगे, ये काम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन सर ने मना किया था कि एल्स नहीं लगेगा, एल्स नहीं लगेगा। अगर एल्स नहीं लगेगा तो फिर क्या करें, फिर हमें अब कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि फंक्शन को ये लाइन पढ़ने से रोकना है, कुछ ऐसा करना है कि फंक्शन को आखिरी लाइन पढ़ने से रोकना है जब तक रीसेट बटन के ऊपर क्लिक ना हो जाए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? ये जितने थम्स अप आ रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि जब पूरा सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब असाइनमेंट सबमिशन की बारी आती है ना, इन्हीं हाथों से अपने बाल नोच रहे होते हो आप लोग, और फिर बोलते हो सर समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, करना कैसे है। ऐसा ही है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। हमें अब मसला समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हमें मसला समझ में आ गया। हमें ये मसला समझ में आ गया कि मैं इंक्रीज का बटन दबाऊं तो ये लाइन भी चल जाती है और वो नीचे आके ये वाली लाइन भी चला देता है। अगर मैं डिक्रीज का बटन दबाऊं तो ये वाला कोड भी चल जाता है और वो नीचे भी आ जाता है। और रीसेट का बटन दबाऊं तो वो इन दोनों को नहीं चलाता और नीचे आ जाता है। अब ये बात समझ में आ गई, मुझे इसको रोकना है नीचे आने से। और कब रोकना है? तब रोकना है जब उसकी वैल्यू इंक्रीज का बटन दबे तब रुके और डिक्रीज का बटन दबे प्रेस हो तब रुके, लेकिन रीसेट के ऊपर ना रुके। इसके लिए हमारे पास होता है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न का मतलब होता है भाई यहाँ से गाड़ी को रिटर्न ले ले। रिटर्न ले ले का मतलब क्या? वापसी चलते हैं। रिटर्न का मतलब इतना आसान, इंग्लिश में भी वही, डेली रूटीन में भी वही और प्रोग्रामिंग में भी वही, सेम तरीके। आसान होने की वजह से हमारे रिटर्न ने तरक्की की है। रिटर्न का कीवर्ड क्या होता है? रिटर्न के दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि वो जहाँ पे लगता है उसके नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं होने देता। जहाँ पे लगता है उसके नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट होने नहीं देता। ये पहला इसका मकसद है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न लगाते हैं। रिटर्न की स्पेलिंग रिटर्न। ठीक है, अब ये रिटर्न हो गया। रिटर्न जब अब क्या होगा, रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। जब वो इफ आया, मैंने इंक्रीज पे क्लिक किया, ये वाली लाइन तो हमेशा चलेगी, इसको तो चलने दें। उसने इफ में चेक करा, इंक्रीज का बटन प्रेस हुआ था, उसको ये कंडीशन क्या मिली? ट्रू। वो इसमें आएगा, ये लाइन को अपडेट करेगा और उसको मिलेगा अगली लाइन पे रिटर्न। उसको क्या मिलेगा? अगली लाइन पे रिटर्न। तो मेरा कंपाइलर ऊपर से नीचे की तरफ आते ही जैसी रिटर्न मिलेगा वो ये सबको छोड़ेगा और वापसी वापसी चला जाएगा, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ये समझ लें, इस फंक्शन से बाहर यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मैंने डिक्रीज पे क्लिक किया, वो इस वाली कंडीशन पे आया। जैसी वो इस वाली कंडीशन पे आया वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे उसने इसको एग्जीक्यूट किया, हम यहाँ पे लगा देते रिटर्न, वापसी चले जाओ। तो कंपाइलर मेरा वापसी चला जाएगा, इससे आगे की लाइन नहीं पड़ेगा जो भी मेरे जो है ना नीचे लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर। चला के देख लेते हैं। इंक्रीज करते हैं, वाओ इंक्रीज हो गया। डिक्रीज करते हैं, हो गया। रीसेट क्या हो गया? अब हमारे पास तीनों सर, मेरी कल वाली शायद जो मैंने असाइनमेंट में लिखी थी वो पूरी हो गई, और जो ना मैंने मिस कर दी थी वो उसकी तरफ आता हूँ। रिटर्न का कीवर्ड समझ आया। रिटर्न का दो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने समझा दिया है, दूसरा पॉइंट मैं समझाऊंगा। रिटर्न का पहला पॉइंट आप लोगों ने असाइनमेंट के थ्रू समझ लिया, घर से खुद भी प्रैक्टिस करके आए और कुछ मैंने यहाँ समझा दिया, तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। रिटर्न का दूसरा काम मैं आज समझाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आई? माइनस में क्यों ना जाए? जब मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो माइनस में जाने दें उसको। ये अभी आगे के जब असाइनमेंट आएंगे ना, जब ये सब हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो अभी? अभी तो असाइनमेंट की शुरुआत है। मैंने तो पहला असाइनमेंट दिया था जिसपे मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ये अभी शुरू हो रहा है असाइनमेंट। अच्छा, यहाँ तक कोई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा ठीक है वकास, अभी हम रिपीट कर देते हैं। ओके, और किसी को रिपीट करवा रहे हैं? देखें, हम जब अपना काम कर, गाड़ी जब आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा ही है। अगर गाड़ी चलती रहेगी तो रुकेगी कैसे? तो रोकने के लिए गाड़ी में ब्रेक लगा दिए। ऐसा ही है। तो जब हमारी प्रोग्रामिंग हमारा फंक्शन है, ठीक है, जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ओहो, एक तो
मुझे याद दिलाइएगा अगर 2-3 मिनट रह जाएँ तो। यस, रिटर्न है हमारा ब्रेक जो फंक्शन के अंदर लगता है, ठीक है? इस ब्रेक को हमने क्या किया कि ये फंक्शन पूरा पढ़ेगा। जब भी कंपाइलर में जाएगा मेरा मैं कोड निकाल लेता हूँ, ये मेरा पूरा फंक्शन जो है ना वो पूरा एग्ज़ीक्यूट होगा। तो बीच-बीच में मैंने ब्रेक्स लगा दिए। असल में ब्रेक अलग चीज़ है, ब्रेक भी बताऊँगा मैं, लेकिन रिटर्न के 2 काम हैं। पहला यहाँ से रिटर्न चला जाएगा, वापसी चला जाएगा और यहाँ से इस कंडीशन में अगर आ गया तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी और वो यहाँ से वापसी चला जाएगा। ठीक है? तो मेरा रिटर्न पहला काम क्या कर रहा है कि वो यहाँ से वापसी जा रहा है, यहाँ से वापसी जा रहा है वो, यहाँ से वापसी जा रहा है या यहाँ से गाड़ी रिटर्न ले ले। अब यहाँ से गाड़ी वापसी चली गई, तो जो हमारे कंपाइलर की गाड़ी जो एग्जीक्यूशन हो रही थी वो यहाँ से वापसी चली गई। रुकी नहीं है, रुकी नहीं है, वापसी चली गई है। ठीक है ना? तो ये चली गई, ये फंक्शन से बाहर आ जाएगी। तो रिटर्न का काम ये है कि वो एग्जीक्यूशन को, फंक्शन की एग्जीक्यूशन को, जावास्क्रिप्ट के कोड की एग्जीक्यूशन को नहीं, सिर्फ फंक्शन को ब्रेक रोक देता है, फंक्शन को रोक देता है, फंक्शन को वापसी ले जाता है। ठीक है? यहाँ से खत्म करता है और नीचे की लाइनों को नहीं पढ़ने देता। कंपाइलर को बोलता है नीचे की लाइन नहीं पढ़ो, बात खत्म हो गई, चलो अपना काम हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? ये इस तरीके से काम करता है। बात समझ में आई वकास? हाँ जाएंगे, अभी हमने स्विच केस नहीं पढ़ाया। ओके, अब ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमें जो है वो सारे हमारी रिक्वायरमेंट जो हमने क्लासरूम के ऊपर लिखी थी हमने, वो तो हमारी समझ आ गई। हमने वो फंक्शन में सारी चीज़ें मीट कर ली। अब मसला है एक और चीज़ का जो मैं लिखना भूल गया था, लेकिन मैं बात ज़रूर की थी मैंने उसकी। हमने बात की थी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की, कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, आपको सिर्फ़ इसके लिए प्रीफिक्स लगाना था। चला के देखते हैं। इन प्रीफिक्स लेफ्ट, ओके, ओके। इसको पहले पार्शन कर लेते हैं। ओके, इंक्रीज करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स ऑपरेटर, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम अब इस कोड को, पहले तो हम इसको छोटा करते हैं। हम इसमें उठाते हैं पार्स इंट करके पार्स इंट भी इसी में कर देते हैं। नहीं 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 करते, पार्स इंट किया और इसमें उठाते हैं लास्ट वैल्यू जो भी हमारे इसमें थी, ठीक है, और उसको लेट कर लेते हैं। लास्ट वैल्यू उठाई हम लोगों ने, लास्ट वैल्यू उठाई हम लोगों ने और उस वैल्यू को जो है ना वो यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद उसको उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे डिक्रीमेंट किया, डिक्रीज किया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स के साथ। ओह अच्छा, ये भी हटाना पड़ेगा हमें फिर, और हमें यहाँ पे लास्ट वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा और इसको देख लेते हैं। और ये काम कर रहा है हमारा, रीसेट करते हैं। तो ये क्या होता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आपकी वैल्यू को अपडेट करता है। अभी मैंने यहाँ पे पोस्टफिक्स का इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि आप सेम लाइन में स्टेटमेंट को अपडेट कराना चाहते हैं या सेम लाइन में स्टेटमेंट को अपडेट कराना नहीं चाहते।
अगर आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो वो आपको पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर आप पोस्टफिक्स करेंगे तो वो आपको पहले वैल्यू रिटर्न करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं, अभी अटेंडेंस आज नहीं हो रही, क्योंकि अभी मेरा सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमने जब रूल्स चेंज करे हैं तो अटेंडेंस के रूल्स में भी कुछ चेंजेस आ रही है, तो इस वजह से जो है वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। पता नहीं कितना डेटा ज़ाया कर दिया होगा मैंने अब तक। न्यू बना लें। ओह ओके ओके ओके। ठीक है, आप लोग जो है मैं कॉल एंड करता हूँ, और मैं जो है वो दोबारा क्लास के लिए लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और जल्दी से आइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में डिस्टरबेंस होती है। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, क्लियर है। ठीक है, रायहान मैं रिपीट करता हूँ, कोई इशू नहीं। रिपीट करने में कोई मसला नहीं मुझे। मैं रिपीट कर देता हूँ। सदाकत अली शाहानी, समझ में आ रही है आपको बात? गुड। क्लास में पार्टिसिपेट करते रहा करें, मुझे आइडिया होता रहता है कि किसको समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही। ठीक है, और पूछने में शर्माना नहीं है। अगर अभी नहीं पूछेंगे तो फिर कब पूछेंगे? अगर पढ़ते टाइम बच्चा नहीं पूछेगा तो कब पूछेगा भाई? ठीक है ना? तो पढ़ते टाइम ही पूछना है, और पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। ओके, दोबारा रिपीट करते हैं हमने करा क्या है। हमने एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट था काउंटर बनाने में 3 बटन लगने थे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट का। अब मसला ये था कि इंतहाई आसान था। इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट क्लिक करने पे डिक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, और हमें डिस्प्ले होती रहेगी एक ही डिफ के अंदर, और रीसेट होने पे वापसी 0 हो जाएगी। ये थी। ओके। ओके, मैं क्लियर करता हूँ, शेयर करता हूँ, सॉरी मैं भूल गया। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, जो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, और अगर उनकी लाइट चली गई है तो कोई और दूसरा बंदा भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग करें और मुझे प्रोवाइड करें, ताकि मैं ये दोनों चीज़ें जो है ना वो ठीक है। आप लोग, इसलिए मैंने कहा था कि 1 से 2 बच्चे जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है फिलहाल। अच्छा, तो असाइनमेंट था बहुत ईज़ी। इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, रीसेट कर दो।
अब मसला ये था कि सर ने लगा दी पाबंदियां, ठीक है। पाबंदी क्या लगा दी हमने, कुछ पाबंदियां लगा दी। पाबंदी ये लगा दी कि तीनों बटन्स के ऊपर आप एक ही फंक्शन कॉल करेंगे। बहुत आसान बात थी, कोई फर्क नहीं पड़ना था। दूसरी मसला ये लगा दिया हमने कि आप बटन्स के ऊपर आईडी, क्लास नेम और एलिमेंट नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप बटन को कॉल करवाना है। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, हमने पैरामीटर्स भी पढ़े हुए हैं और दिस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने दिस भी पढ़ा हुआ था और पैरामीटर भी पढ़े हुए थे, तो हमें तो कोई मसला था ही नहीं, तो नहीं हुआ हमें मसला, ठीक है। अब तीसरी पाबंदी हमने ये लगा दी कि एक इफ यूज होगा, एक एल्स इफ यूज होगा और एल्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये यहाँ शुरू हुई गड़बड़। गड़बड़ क्या शुरू हुई, क्योंकि अगर हम इफ और एल्स की इजाजत दे देते तो आप मल्टीपल 3 इफ लगाते और काम कर लेते, या आप एक इफ लगाते 2 एल्स इफ लगा लेते, या आप एक इफ लगाते, एक एल्स इफ लगाते और एक एल्स लगा लेते, आपका काम तो चुटकियों में हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने पाबंदी लगा दी कि एक इफ, एक एल्स इफ और एक और एल्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब 3 कंडीशन, दो जो है ना वो आप एफ इफ और एल्स इफ 2 कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और एल्स आप लगा नहीं सकते। 3 कंडीशनें हैं, 2 कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इन दोनों में से किसी को रिपीट नहीं कर सकते। मतलब इफ भी रिपीट नहीं कर सकते और एल्स इफ को भी रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हो गया मसला। तो उस मसले के लिए हमने जो है वो, पहले तो हमने इसको कोड लिखा, पहले तो हमने इसको आईडी के थ्रू रिजल्ट को तो उठा लिया हमने, ठीक है। हमने रिजल्ट को उठा लिया, फिर हमने इसको पार्स इंट कर ली, इसमें जो भी वैल्यू थी, और उसको इफ के अंदर लगा दिया, ठीक है। उसको क्या किया, उसको इफ में लगा दिया। अगर वो इंक्रीमेंट होगा तो उसको इंक्रीमेंट करके वापसी रिजल्ट में डाल दें और रिटर्न कर दें। उसको इंक्रीमेंट करके वैल्यू में डालें और रिटर्न कर दें। रिटर्न का क्या काम है, रिटर्न ही तो नई चीज़ है आज के टॉपिक की। रिटर्न इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फंक्शन को कहता है कि भाई आगे नहीं बढ़ो और यहीं से वापस चले। आगे नहीं बढ़ो, कोड को आगे नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम खत्म, वापस चलो। तो रिटर्न वही काम करता है जो आप नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करते हैं कि रिटर्न वापस चलो, अब इससे आगे नहीं जा रहे। तो यही काम रिटर्न ने किया। वो जो है वापस ना इस चीज़ को पढ़ेगा ना इसके बाद किसी चीज़ को पढ़ेगा। फंक्शन को जहाँ भी रिटर्न मिलेगा वो वहाँ से रिटर्न करेगा और नीचे का कोड, नीचे वाली लाइन का कोड नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो हमारी गड़बड़ स्टार्ट हुई थी एल्स का इस्तेमाल ना करने से, वो हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई। जैसे ही वो इंक्रीज होगा वैसे ही वो ये रिटर्न पे आ जाएगा, जैसे ही वो डिक्रीज होगा वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है। या फिर जैसी वो रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन है फॉल्स हो जाएंगी, तो क्या होगा, हमारा बाय डिफॉल्ट ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैं इसको मुख्तलिफ तरीकों से करके दिखाऊंगा। अब मैं इसको मुख्तलिफ तरीकों से करके दिखाऊंगा इस असाइनमेंट को छोटे से। आप लोग तैयार हैं? अरे कोई बात नहीं, 5 मैंने क्लास भी तो लेट शुरू की थी, इस चीज़ को भी तो देखो, बस भागने की पड़ी है। कंग्रेचुलेशन, मतलब लाहौर जीत गया, मुल्तान हार गया। अब तो मैच भी खत्म, अब क्या करोगे जाके? नहीं, कोई खुशी में नहीं, पढ़ लो, आगे रमज़ान आ रहे हैं भाई, रमज़ानों की अलग टाइमिंग करनी पड़ेगी। अब इस फंक्शन को बंद करता हूँ मैं। अब आते हैं नई चीज़ पे। इसी इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम जो है वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं तीनों फंक्शन बना लूँगा, दोनों तीनों तरीके से जो मैं करवा रहा हूँ। अब मैं आपको यही कोड लिखेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। ये हमने लिखा, कमेंट हटाया,
अब इसी चीज़ को हम दोबारा करते हैं। अब हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने तो रिटर्न भी हटा दिया, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। विदाउट रिटर्न भी मेरा कोड चल रहा है। बात समझ में आई कैसे? क्योंकि मैंने पहले जो किया, मैंने पहले यही किया कि मैंने जो मेरा डिव है जिसमें मुझे रिजल्ट लाना था और जिससे वैल्यू गेट करनी थी, जिसकी वैल्यू को अपडेट करना था, वो मैंने एक वेरिएबल में उठाया। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने उसको पार्स इंट किया, पार्स इंट करके उसकी वैल्यू को निकाल के मैंने एक और वेरिएबल में रख लिया, लास्ट वैल्यू में। मैंने पहले ये अपडेट कर लिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू को इनर एचटीएमएल को जीरो कर दिया, डायरेक्ट जीरो कर दिया। मतलब हर दफा कोई भी बटन चलाओ, हर दफा रीसेट हो जाएगा आपका कोड, लेकिन आपको आई कैच नहीं होगा, आप देख नहीं पाएंगे उसको। वजह यह है कि उसके फौरन नीचे जो है ना, वो हमारे पास और भी कोड है जो कंपाइल हो रहा है। अब अगर आपने रिसेट दबाया था तो यहाँ ये चलेगा और ये दोनों कंडीशंस हो गई फॉल्स, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इफ इंक्रीज का बटन दबाया था तो ये इफ ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा, लास्ट वैल्यू में अपडेट करेगा और इसको अपडेट कर देगा। तो पहले जो जीरो वैल्यू थी वो अब अपडेट हो जाएगी। अब अगर इफ फॉल्स है और आपने डिक्रीमेंट का बटन दबाया तो वो ये वैल्यू अपडेट कर देगा। और नीचे भी चला गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नीचे तो कोई कोड है ही नहीं। और मैंने तो पहले ही कोड को जो है रीसेट जीरो कर दिया था, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू पहले उठा ली थी। तो ये आपका कोड दूसरे तरीके से हो गया। बात समझ में आई? जी, मैंने रिजल्ट को पहले पहले रीसेट कर दिया, हमेशा पहले रीसेट कर दिया। उससे मेरी रिटर्न वाली जो एक स्टेटमेंट, लाइन ऑफ स्टेटमेंट बढ़ रही थी, वो कम हो गई मेरी। यहाँ तक बात समझ में आई? रिजल्ट दिखाऊं? ये इसको रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, रिफ्रेश किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, रीसेट कर दिया। बात समझ में आई? सदाकत अली शारी समझ में आया? जी बिल्कुल, आप लोग सोचते हैं और रिटर्न के साथ हिंट देके मैंने आपके माइंड को डाइवर्ट किया। वजह उसकी ये थी कि मैं चाहता था कि आप लोग खुद से रिटर्न भी पढ़ें। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखो। कोड को शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, असल में कोड को और रिड्यूस कर रहे हैं। कोड को और रिड्यूस करना है हमें। अब मैं एक इफ के साथ करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखते हैं कि एक इफ के साथ पॉसिबल है या नहीं। नहीं, एक इफ के साथ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट कैसे होगा? डिक्रीमेंट कैसे होगा? नहीं होगा। एक इफ के साथ नहीं हो सकता ये, लेकिन हम इसको हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। नई चीज़ और बता सकते हैं इसके अंदर हम आपको। रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, पहली एक चीज़ याद रखिएगा। रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, रिटर्न का सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। एक पॉइंट सिखाया है मैंने आपको अभी तक कि रिटर्न से फंक्शन वापसी जाता है। ठीक है ना? रिटर्न में आपको अभी नेक्स्ट क्लास में मज़ीद पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में क्यों, अभी पढ़ा लेंगे। देखते हैं।
अच्छा, यहाँ तक तो हो गई बात। अब आपने ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स भी इस्तेमाल किया है, आप इसके अलावा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के अलावा आप इसके साथ प्लस वन और लास्ट वैल्यू ऐसे भी लिख सकते थे, ये तो आपको पता ही है। ये वाली स्टेटमेंट समझ में आती है आप सबको, जो मैंने लाइन नंबर 42 पे सिलेक्ट की हुई है, ये वाली बात समझ आती है आपको? सबको आती है, किसी को नहीं आती तो बताएं। सबको आती है। आप इस वैल्यू को, ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। अरे भाई आप लोग, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। ये क्या है? प्लस को इक्वल टू से पहले लगा दिया हमने। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसको। इंक्रीज, डिक्रीज एंड रीसेट। अरे भाई ये तो अभी भी सेम काम कर रहा है। तो ये वाली लाइन ने किया क्या है और ये क्या है? ये भी एक ऑपरेटर है जिसके अंदर आप असाइनमेंट ऑपरेटर से पीछे, आप उसके पीछे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा देते हैं, चाहे वो प्लस का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे डिवीजन का हो, और चाहे माइनस वगैरह का हो। ठीक है ना? तो आप जब इसके पीछे ये लगाएंगे तो ये काम करने लगेगा प्लस का, और आप इसके पीछे माइनस भी लगा सकते हैं। अच्छा, टेस्ट कर लेते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड डिसेंड एंड डिसेंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? पहले इंक्रीज होगा और फिर इक्वल टू असाइन करेगा, फिर अगर माइनस लगा हुआ है तो पहले डिक्रीज होगा, फिर इक्वल टू वैल्यू को असाइन करेगा। तो प्लस इक्वल टू का मतलब है जिस वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है उसी के अंदर इसको अपडेट कर दो, तो ये शॉर्ट हैंड बन जाता है आपका। ठीक है, तो आप मतलब इस लाइन को लिखने से बेहतर है, इस लाइन को लिखने से बेहतर है कि आप इसी में प्लस इक्वल टू कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है वो कम लिखना पड़ता है। ठीक है, कम लिखना पड़ता है और अंडरस्टैंड अच्छा हो जाता है कि प्लस इक्वल टू का मतलब है कि इसी वेरिएबल में वैल्यू को अपडेट करो। कितनी अपडेट करो? वन अपडेट करो, जहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 इतना अपडेट करो और इसी में ही असाइन कर दो। बस इसको पढ़ने का तरीका ये है। तो इसका शॉर्ट हैंड है ये। आज समझ में आई? गुड गुड। रयान, बात समझ में आ गई? शहानी, बात समझ में आई? और कौन रह गया? साले नूर, बड़े खामोशी है भाई। वकास, समझ में आ गई ना बात? चले, गुड हो गया। जहाँ तक बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट की थी, तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए हमें क्लास के लिए। आगे रमज़ान है। अच्छा, ये दो तरीके हो गए। हमने क्या क्या सीखा? हमने रिटर्न को आधा सीखा है, लेकिन समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है उसका अभी ताल्लुक भी नहीं है। हमने ये नई चीज़ सीखी इसमें। ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाना सीखा इसमें, हमने नॉट अ नंबर समझा। ठीक है, हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन देखी कि कैसे होती है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे लिखा जा सकता है। तो अभी तक बात सारी क्लियर है आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने बताया। अब हम आते हैं रिटर्न की तरफ के रिटर्न मज़ीद क्या करता है। ठीक है, हम रिटर्न पे आते हैं, रिटर्न मज़ीद क्या कर सकता है। रिटर्न का एक बहुत छोटा सा काम है। मेरे पास फंक्शन जो है ना, फंक्शन में मैं चीज़ देता हूँ, मतलब ये फंक्शन है मेरा, मैं फंक्शन में वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, और वो उसको प्रोसेस कर देता है, प्रोसेस करके किसी डिव में डाल देता है। लेकिन
मैं चाहता ये हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वैल्यू प्रोसेस करे और मुझे वापस कर दे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं जो इसको दे रहा हूँ, ये उसको प्रोसेस करे और मुझे वापसी कर दे। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है और वो काम करता है कपड़े धोने का। मैंने उसको कपड़े दिए, उसने कपड़े धोए, धोकर मुझे वापस कर दे, ठीक है। लेकिन वापस कैसे करेगा, ठीक है। तो वापस करवाने के लिए हमें रिटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। वापस करवाने के लिए जब हम उसको बोलते हैं रिटर्न करो, जब हम बोलते हैं रिटर्न, तो फंक्शन वहां से अपनी बात को ख़त्म कर लेता है, नीचे की लाइनें नहीं पढ़ता, और दूसरी चीज़ जो हम रिटर्न के आगे लिखते हैं उसको लेकर वापस आ जाता है हमारे पास। देखते हैं कैसे। एक फंक्शन बनाते हैं, हम फंक्शन का नाम रखते हैं टेस्ट। टेस्ट जो है वो यहाँ पे कंसोल करते हैं कोई चीज़, जैसे कि कुछ भी, मिसाल के तौर पे आमिर खान, ठीक है। और इससे पहले हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, रिटर्न। रिटर्न में हम लिखते हैं 5, मिसाल के तौर पर रिटर्न 5। तो आपको पता है कि रिटर्न की नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती और रिटर्न 5 आ जाता है, ठीक है। तो हम टेस्ट करते हैं, तो फंक्शन कहीं कॉल नहीं करेंगे तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब कंसोल तो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन हमें 5 भी नहीं दिखा, ऐसा ही है। कंसोल में आमिर खान भी प्रिंट नहीं हुआ और 5 भी नहीं दिखा। अगर मैं रिटर्न हटा के दिखाऊं तो मेरा फंक्शन चल रहा है, ठीक है। देखिए मेरा फंक्शन चल रहा है। इसको थोड़ा सा और जो है ना वो सही कर लेते हैं, इन्फो इन्फो पे ले आते हैं और ये बंद कर, हाँ इन्फो कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखे कि आमिर खान आ गया लेकिन 5 नहीं आया। 5 क्योंकि हमने बंद किया हुआ है। अगर मैं 5 रिटर्न लगाऊंगा तो रिटर्न में आप तो कह रहे थे सर फंक्शन रिटर्न जो है वो 5 लेकर आएगा, वो 5 ला नहीं रहा और अभी जो है वो कंसोल भी नहीं करा रहा। रिटर्न का काम क्या है मैं बताता हूँ। रिटर्न आपको वैल्यू ना कंसोल करवाता है, ना किसी जो है ना वो डिव वगैरह में डाल रहा है। रिटर्न जब आपको वैल्यू देगा ना, तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आप उसको एक वेरिएबल में सेव करवा सकते हो। रिटर्न जो भी वैल्यू देता है वो वेरिएबल में आ सकती है। आप अगर पहले इसको कंसोल करा के देख लेते, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और हम इसको टेस्ट करते हैं कि जो टेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कंसोल हो रही है, ठीक है। अब देखें अब आ गई, पहले क्यों नहीं आ रही थी, पहले तो सिर्फ रिटर्न कर रहा था, कंसोल नहीं कर रहा था। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होती है ना फंक्शन में से, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम इसको वेरिएबल में उठा सकते हैं। अब मैं उठा के देखा, अब वेरिएबल में आ गई। अब मुझे कैसे पता वेरिएबल में आ गई, अब मैं वेरिएबल को कंसोल करूंगा। कंसोल करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑप्शन एल, जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास, हमने आपको पहले भी बताया है कि हम कंसोल टर्बो यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, ये कंसोल टर्बो, ठीक है। ये एक प्लगइन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये काम का है, ठीक है। आप जो वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे उसके साथ आप डायरेक्ट कंसोल लगा देता है ये लाइन नंबर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका ए आ गया और वो लाइन नंबर वगैरह सब बता देता है, लेकिन मैं अभी हटा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। अब इसको ए देखते हैं कि ए के अंदर 5 आया। अब देखें ए के अंदर 5 आ गया। अच्छा, ए के अंदर क्या मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ? देखिए देखते हैं भाई, स्ट्रिंग वगैरह आप सब दे सकते हैं, जो चाहे आप दे सकते हैं। आप इसको चला के देखें, अब ये वेरिएबल में आके वैल्यू सेव हो गई। अब आप जितनी दफ़ा वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो ये फंक्शन रिटर्न 2 काम करता है। एक काम करता है कि फंक्शन जब रिटर्न मिलता है तो उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं कराता, किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट नहीं कराता। बस पत्थर पे लकीर हो जाती है कि इसके बाद की लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो वैल्यूज़ लेके जाता है। वो जो रिटर्न के आगे जो भी आप वैल्यू लिख देंगे वो वैल्यू वो वापस लेके आएगा। अच्छा, चलें मान लिया आपकी बात। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी, और उसकी वैल्यू रख देता हूँ हाँ कुछ भी, जैसे जे एस निंजा, इसको लेके जाएगा।
बिल्कुल लेकर जाएगा। आप रिटर्न में वैल्यू भी पास करते सकते हैं, कोई भी वेरिएबल भी पास कर सकते हैं और कोई भी कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं। जो भी आप उसको देंगे वो लेकर चला जाएगा खामोशी से, बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। दोबारा इसको करके देखते हैं। देखें जेएस निंजा आ गया। रिटर्न जब भी होगा, उसको आप कोई भी चीज़ दे के रिटर्न कर दें, वो बेचारा खामोशी से ले जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब आप लोगों की बात सुनते हैं। फंक्शन बनाया है ए बी सी, रिजल्ट रिटर्न कर दिया, तो सम आप 5 करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं हम इसी तरफ। ठीक है? अब इसको जो है वो हम ऐड वाला, अगर हम इस फंक्शन को कर देते हैं एडिशन। ठीक है? ऐड कर रहे हैं। ए प्लस बी दो वैल्यूज ले ली और उन दो वैल्यूज को हम यहाँ से प्लस करवा रहे हैं मिसाल के तौर पे। अब ये कंसोल हटा देते हैं, हमें पता ही है सारी चीज़ों का। ठीक है? तो हम इस यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड फंक्शन लिखेंगे और इसको हटा देंगे और इसको कंसोल करा के चेक करेंगे पहले कि हम इसको 4,5 देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास ऐड में, 9। ठीक है? 9 आ गया। अब क्या मैं इस रिजल्ट को वेरिएबल में उठा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको रिटर्न किया है। तो रिटर्न वाली वैल्यू हमेशा आ सकती है वेरिएबल के अंदर। देखें 9। यहाँ तक कोई सवाल? क्योंकि रिटर्न के बाद वाली वैल्यू कभी भी कंसोल नहीं हो, रिटर्न के बाद कोई भी लाइन होती है वो पढ़ता ही नहीं है। फंक्शन रिटर्न से वापस चला गया, इसलिए उसने कंसोल नहीं पढ़ा। इसी वाली लाइन में भी देखें आप, अगर मैं यहाँ रिटर्न के बाद वैल्यू लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग आमिर खान, तो ये वैल्यू कभी भी प्रिंट नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी। ये देखें। ठीक है? क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद नीचे की लाइन कभी भी नहीं पढ़ता जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ती। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और यहाँ तक हमारी क्लास भी कंप्लीट हो गई है। आज हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं जिसमें रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है? हमने एक असाइनमेंट को 2 तरीकों से बनाया। हमने बगैर रिटर्न के वही असाइनमेंट बना के भी देखा। हमने एग्जीक्यूशन को दोबारा से समझा। ठीक है? और हमने और क्या चीज़ें समझी, और बस यही समझा आज की क्लास में। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप लोग जा सकते हैं। असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों को, अगर मुझे मिला कुछ देने के लिए, तो मैं आप लोगों को जो है वो ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा। और जो नए बच्चे हैं वो हमारा क्लासरूम जॉइन कर लें, और सारे असाइनमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। न्यू स्टूडेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ कि आपको सारे असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे मिलते हैं, और आपको यहीं पर ही अपने असाइनमेंट सबमिट कराने होते हैं। ये रहा लिंक आपके पास, मैं ग्रुप पे दोबारा अपलोड कर दूँगा व्हाट्सएप पे। जी हाँ, मैंने फ्लटर पे काम किया है, 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा मेरा हाथ साफ़ है नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है सिवाय 2 प्रोजेक्ट के। तो इसलिए मैंने फ्लटर पे ज़्यादा काम करने का मुझे शौक भी नहीं है अभी फ्लटर के ऊपर ना। मजबूरी में कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो करना पड़ जाता है। जी हाँ, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी मैंने काम किया है। नोड जेएस पे काम किया है मैंने, स्विफ्ट पे काम किया है मैंने, और नोड जेएस पे लारावेल पे काम किया है मैंने, कोडिग्नेटर पे काम किया है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। ठीक है? ठीक है बिलाल, आप जो है मुझे कोशिश करिएगा जल्द से जल्द सेंड कर दें। ठीक है ना? रिएक्ट का शॉर्ट कोर्स आएगा इंशाल्लाह। क्रैश कोर्स आएगा जो आपको
जो है ना वो 4 क्लासेस के अंदर आपको बेसिक पार्ट बताएगा रिएक्ट जेएस का जावास्क्रिप्ट के बाद। तो रिएक्ट का बेसिक आएगा, कोर्स आएगा, शॉर्ट कोर्स आएगा उसका, जो आपको 4-5 क्लासेस में आपको एक रिएक्ट जेएस की बहुत बेसिक समझा देगा ताकि आप आगे बढ़ सकें उसके अंदर खुद से। न्यू टेक्नोलॉजी है, फास्ट है और मार्केट के अंदर अपना कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं रखती। इस वजह से रिएक्ट की तरफ जाते हैं लोग ज़्यादा। अच्छा, असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूँगा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों का असाइनमेंट बाद में ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा और वॉइस नोट छोड़ दूँगा अगर मुझे लगा कि असाइनमेंट देना चाहिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए मैं कोई ना कोई असाइनमेंट ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? और जो जाना चाहता है वो जा सकता है, क्लास कंप्लीट हो गई है और जिसको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है मेरे से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मतलब किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, गुड। नहीं, जावास्क्रिप्ट से हैकिंग नहीं की जा सकती। जावास्क्रिप्ट से जो है ना वो क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग टूल्स वगैरह ज़रूर बन जाते हैं, और दूसरी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन और जावास्क्रिप्ट से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट अगर मतलब ये कि अगर कोई गलती से आपकी जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र में इनपुट डाल दे, जैसे यहाँ ये जो कंसोल है ना, ये जो कंसोल है, अगर कोई मेरा दिया हुआ कोड अपने कंसोल में इनपुट कर दे, तो उससे मैं बहुत सारी चीज़ें गेट कर सकता हूँ, अगर मैंने स्क्रिप्ट ऐसी बनाई हुई है। तो लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं होते, उनको पता होता है, कोई भी जो है वो हमारा दिया हुआ कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के कंसोल में पेस्ट नहीं करेगा। तो इन अ सेंस ये है कि हम इससे हैकिंग नहीं कर सकते। उसके लिए शेल स्क्रिप्ट्स वगैरह अलग होती हैं, उसके अलग कोर्स करवाए जाते हैं। कराची में तो आई थिंक नहीं है, लेकिन लाहौर में कोई एक इंस्टीट्यूट है जो करवाता है। इथिकल हैकिंग। ओके। आप असाइनमेंट वक्कास, आपको मैंने क्लास का लिंक दिया है, आप क्लास रूम ज्वाइन करें और इसके ऊपर जमा करवाएं। टाइप स्क्रिप्ट सुपर क्लास है जावा स्क्रिप्ट की। रिक्वायर्ड है, पर की पूरी तरीके से नहीं की जा सकती। जावा स्क्रिप्ट के जो है देखें, जावा स्क्रिप्ट को आपको उसके ब्राउज़र के अंदर इनपुट करना पड़ता है। अगर आप उसके ब्राउज़र में इनपुट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब तक आप जावास्क्रिप्ट उसके ब्राउज़र में इनपुट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। एसएमआईटी सैलानी का है ये एसएमआईटी, आई आई गेस। हाँ, कर लें, कोई इश्यू नहीं है। आपको 2 चीज़ें जब आप कर रहे होंगे, अगर आप टाइम दे सकते हैं और आप जो है वो दोनों चीज़ों को देख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अ, अच्छा हाँ, जून-जुलाई का उनका टाइपस्क्रिप्ट का कोर्स आया है। ओके। मुझे एक हमारे कलीग्स हैं, वो हमें बता रहे थे कि उनका जो है वो टाइपस्क्रिप्ट का कोर्स आया है। जी, जी। कर सकती हैं, अगर आपको पहले से जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत तो आप लोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को बच्चों को मैंने मना किया टाइपस्क्रिप्ट करने का, अगर उन्होंने एडमिशन लिया तो फिर सोच लें क्या करने वाला हूँ मैं उनके साथ। नहीं आती तो प्रॉब्लम फेस करोगे आप लोग। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं आते, आपको एरे नहीं आते, आपको टाइपिंग नहीं आती, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और वैसे भी मेरे ख्याल से टाइपस्क्रिप्ट के लिए वो जावास्क्रिप्ट का टेस्ट ज़रूर लेंगे। अगर वो नहीं लेते तो फिर वो गलती कर रहे हैं, वो टेस्ट लेना चाहिए। सर, कराची में तीन तलवार की तरफ कोई सेंटर है, ऐड देखा था फेसबुक पर आई थिंक।
यार पता नहीं मुझे, मैंने 1 डेढ़ साल 2 साल पहले जो है ना वो देखा था मेरे कज़न्स को, कज़न कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त के जो है ना वो भाई-वाई को करना था कोर्स। तो उस सूरत में जो है मैंने बहुत सर्च किया था, मुझे कुछ कोई नहीं मिला कराची में। तो लाहौर का आ रहा था एथिकल हैकिंग कोर्स के लिए। यस, टेस्ट लेंगे वो लोग पहले, अच्छी बात है, थैंक यू बताने के लिए। अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाती हैं तो फिर आप पढ़ चले जाएँ वहाँ पे। ठीक है। और कोई सवाल क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।